हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ मेघा बलानी और आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन का सेकंड ये लेसन है और इस सेकंड लेसन में हम आज जो है पंक्चुएशन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पंक्चुएशन के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई आती है, वो है कैपिटल लेटर, कि कब किस वर्ड्स को कैसे हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, क्योंकि एक सेंटेंस को पंक्चुएशन के साथ साथ एक कैपिटल लेटर के साथ भी जोड़ा जाता है कि आप एक सेंटेंस में क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। तो कैपिटल लेटर को समझेंगे, उसके बाद हम 2-3 एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से हमें ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पंक्चुएशन में इससे पहले हमने क्या क्या समझ लिया था। हमने कॉमा को देखा था, सेमी कॉलन, कॉलन्स को समझा था, पीरियड्स को समझा था यानी कि फुल स्टॉप को समझा था, इन सारी चीज़ों को देखा था, अपोस्ट्रोफे को देखा था। आज कुछ और जो पॉइंट हैं जो पंक्चुएशन मार्क हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कैपिटल लेटर देन एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चों का एक और कंसर्न है कि मैम बुक करवा दीजिए, तो बुक ज़रूर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरा ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे, देन हम बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बुक भी स्टार्ट होगी, उसके लिए आप वरीड नहीं हो, हम करेंगे बुक स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद। पहले सारे ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएं, आपका लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे राइटिंग, पैसेज किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम बुक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने यहाँ तक समझा था अपोस्ट्रोफे तक कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। पहला हमने देखा था जब हम पोजीशन देते हैं, यानी किसी के अधिकार के संबंध में कहते हैं, जैसे मोहन्स हाउस या फिर मोहन्स पेन, तो यहाँ पे मोहन के पेन की बात हो रही है, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। एक हमने देखा था कि जब हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जैसे कैन नॉट को हम जब कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो कांट लिख देते हैं, डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, तो दूसरा यूज़ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसी के साथ साथ हमने नंबर्स के लिए भी बात की थी। जब आपके मैथमेटिक्स में इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ भी आपको अगर इस तरह से लिखा है 5 अपोस्ट्रोफे एस लिखा है, दैट मीन्स ये जो 2 है उसको आपको 5 टाइम क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। आगे का देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दिया है डैश। डैश और हाइफन दोनों में सिमिलरिटी होती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या है, जो डैश होता है वो हाइफन से थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे लॉन्ग देख लीजिए। अगर हाइफन का साइज ये है तो डैश का ये रहता है। ठीक है, अब डैश में क्या होता है, डैश में 2 तरह के होते हैं, एक होता है एन डैश, एक होता है एम डैश। एन डैश एंड एम डैश। ठीक है, एन डैश का साइज ये होगा, एम डैश का साइज थोड़ा सा एन डैश से बड़ा होता है। ठीक है, यानी हाइफन और डैश दोनों सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ किस तरह से यूज करने उनको देखना है। एम डैश जो होता है वो एन डैश से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब दोनों का मतलब समझो कि क्या है। इनके लिए क्या लिखा हुआ है कि बोथ साइड स्पेस। जब भी हम डैश को यूज करते हैं तो हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे या जो भी हम बात लिखते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, डैश होता है। यानी अगर यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और इसी का ही जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, अगर हम हाइफन की बात करें तो हाइफन में स्पेस नहीं होता है, सिर्फ बीच में डैश होता है। 2 वर्ड्स के बीच में जो हम डैश या हाइफन लगाते हैं तो डैश के लिए हमेशा स्पेस होता है बोथ साइड, और हाइफन में क्या होता है, स्पेस नहीं होता है। आगे समझेंगे किस तरह से। तो इसे देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसको। अब इसके रूल्स को समझते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। तो एम डैश और एम डैश देख लिया हमने। पहला दे रखा है रेंज ऑफ नंबर। जब आप नंबर्स की रेंज बताते हो या पेजेस की रेंज बताते हो, चैप्टर्स की रेंज बताते हो, तो जब भी आप रेंज बताएंगे तब हम किसको यूज करते हैं, हम डैश को यूज करते हैं। जैसे आपको कह दिया कि भाई 156 से 159 तक आपको पेजेस रीड आउट करने हैं, या लिख दिया कि इस सन से लेके इस सन तक को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, तो जब भी आप किसी 2 चीज़ों के बीच की रेंज रखोगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, कहते हैं ना कि 2 से लेके 10 तक का टेबल्स लिखो, तो अगर 2 से 10 तक टेबल लिखने के लिए कहा है तो 2 से 10 तक उनके बीच में क्या लगता है, डैश लगता है, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ भी स्पेस, यहाँ भी स्पेस। नेक्स्ट क्या दिया है, पेज दिए हैं। अगर पेजेस के लिए कहा है तो आप पेजेस लिख सकते हो कि 20 पेजेस से लेके 100 पेजेस तक आपको रीड करने होता है ना, होमवर्क मिलता है हमको कि 22 से लेके 25 तक आपको पेजेस जो है वो रीड करके आने हैं, उनके वर्ड मीनिंग्स निकालने हैं। इस तरह से अगर आपको कहा जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ दोनों जगह पर आपको स्पेस देना है।
ठीक है। तो ये होता है डैश का पहला यूज कि जब हम रेंज ऑफ नंबर, रेंज ऑफ चैप्टर्स या किसी भी नंबर की बात करेंगे जो हमें नंबर में लिखना हो, उनके लिए हम दोनों के बीच में स्पेस रखेंगे और बीच में लगाते हैं हम डैश। ठीक है। डैश और हाइफन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ यूज करने का तरीका अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है। कोटेशंस के अंत में बुक या राइटर के नाम के पहले, जब आप कोई कोटेशन देखते हो या किसी बुक के बारे में किसी राइटर ने कुछ लिखा है और लास्ट में उस राइटर के बारे में लिखा जाता है कि भाई ये जो बात है वो इनके द्वारा कही गई है, तब हम क्या करते हैं, तब भी हम इस डैश का यूज करते हैं जिसमें इधर और इधर स्पेस है। ठीक है। तो डैश के लिए भी क्या है, स्पेस देना है। कब, जब हम कोटेशन की बात करते हैं, यानी कुछ किसी के द्वारा कुछ कहा गया है कथन, उस कथन के बाद जब हम उसके बारे में लिखते हैं कि भाई ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो हम डैश का यूज करते हैं। क्लियर, दो चीजें हो गई। अब आगे और समझते हैं डैश के बाद हाइफन का क्या यूज है। तो हाइफन के लिए अगर यूज समझे तो हाइफन में दोनों तरफ स्पेस नहीं होता है, यानी जब भी आप बात करोगे तो यहाँ और यहाँ स्पेस नहीं होगा, जबकि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पेस है, स्पेस नहीं देना है। अब इसका यूज कैसे करना है, तो यूज देखो। पहला यूज क्या होता है, सेंटेंस का वर्ड एक लाइन में नहीं आए। इसका मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास नोटबुक होती है, जैसे मैं एक नोटबुक का साइज बना दूं, अगर नोटबुक दे रखी है, मान लो ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, यहाँ पर लाइन्स हैं आपकी ना, आप यहाँ लिखते हैं। अब लाइन्स में लिखते लिखते कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्पेलिंग है वो बहुत बड़ी है, जैसे यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हो, द बॉय लिख दिया। अब आगे लिखने के बाद आपको आगे का सेंटेंस लिखना है, तो आगे का सेंटेंस लिखने के लिए स्पेलिंग लिखते समय हमारे सामने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन पूरी स्पेलिंग नहीं आएगी। तो जब पूरी स्पेलिंग नहीं आएगी तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर हाइफन का साइन लगाते ना हम, जैसे एजुकेशन लिखना होता है। अब बड़ी स्पेलिंग है तो एजुकेशन के लिए EDU लिख दिया, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, इस तरह से हाइफन लगा के बाकी का यहाँ लिखोगे EDUCATION, एजुकेशन। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब भी एक लाइन में आपकी कंप्लीट नहीं आती है स्पेलिंग, तो उसे नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। क्लियर। अब मान लो आपको छोटी सी स्पेलिंग दे दी, जैसे दे दिया बॉय, यहाँ पे कंप्लीट चल रहा है और यहाँ आ गया बॉय, तो ऐसा नहीं कि बी लिख के फिर OY आप यहाँ लगाओगे, नहीं, आपको देखना है कि कहाँ हमारा सेंस कंप्लीट हो रहा है, एक EDU के बाद आप लगाएंगे। ऐसा मतलब एक शब्द या एक लेटर, दो लेटर लिख के फिर आप आगे हाइफन लगा देंगे, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। जैसे बॉय है तो फिर या तो यहीं लिखो या फिर नेक्स्ट लाइन से ही लिखो, क्योंकि बॉय के लिए क्या होगा, एक अगर आप एक सेंटेंस एक लेटर तक लोगे, सॉरी, अगर एक लेटर तक लोगे तो एक लेटर को लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लेटर को नीचे ही लिख दो, यहाँ लिख दो। हाँ, लेकिन बड़ी स्पेलिंग है, जैसे 2-3 लेटर आ सकते हैं, तो 2-3 लेटर यहाँ लिख के फिर नेक्स्ट लाइन में आप हाइफन लगा के आगे का सेंटेंस, आगे का जो आपका स्पेलिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक लाइन में हमारा जो स्पेलिंग है वो नहीं आता है, उसे नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइफन का। क्लियर। तो आप कई बार बहुत बार हम गलती करते हैं, हम उसे डैश बोलते हैं, तो डैश नहीं बोलते, उसे हाइफन बोलते हैं। साइज दोनों का सिमिलर है, सिर्फ क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि किसको कहाँ यूज करना है, क्योंकि डैश अगर यूज करते तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्पेस, जबकि हम इसमें यूज कर रहे हैं हाइफन में तो नो स्पेस, स्पेस नहीं होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखा है, फ्रैक्शंस। आपके मैथ्स में देखा होगा कि आपके फ्रैक्शंस आते हैं, और उन फ्रैक्शंस को जब हम लिखते हैं किसकी तरह, नंबर नेम की तरह, तो किस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लो आपको लिखा है 1/3, है ना, तो आप इसको अगर लिखते हैं नंबर्स मतलब वर्ड्स में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, 1/3। अब गलती क्या होती है, कई बार हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लिख देते हैं 1, फिर डैश देते हैं, फिर 3rd लिखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये रॉन्ग है। मैथ्स में तो इतना नोटिस नहीं होता है, लेकिन अगर आपको इंप्रेसिव हैंडराइटिंग रखनी है अपनी, कि हर एक चीज को ध्यान रख के हम परफेक्ट लिखें, तो 1/3 में कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। क्लियर। तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लिखेंगे तो फ्रैक्शंस में हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेस नहीं होता है। तो हाइफन का मतलब यही है कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना, और आप किन्हीं दो चीजों के बीच में क्या बता रहे हो, रिलेशन बता रहे हो कि हाँ भाई ये जो है इससे कनेक्टेड है। क्योंकि एजुकेशन की अगर बात करें या लाइक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या कोई भी ऐसी स्पेलिंग लिखते हैं जो आपको लगता है कि भाई इसके लिए जो है हमें कनेक्ट करके लिखनी है, तो दोनों कनेक्ट ही है ना। अगर EDU यहाँ लिखा हुआ है,
क्वेश्चन जो है वो यहाँ लिखा है, तो दोनों स्पेलिंग तो साथ में है, सिर्फ ये हुआ है कि लाइन में नहीं आने की वजह से हम नेक्स्ट लाइन पे उसे मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो पहला यूज हो गया। दूसरा यूज हो गया कि फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तब हम उसको किस तरह से लिखते हैं, 1/3, यानी कि दोनों के बीच में नो स्पेस। आगे देखते हैं इसका और क्या यूज है। नेक्स्ट यूज इसका दे रखा है नंबर नेम्स। जब आप नंबर नेम्स की बात करते हो, हम छोटे होते हैं तब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं नंबर नेम्स, तो जैसे लिखा हुआ आता है 23, तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं, 20। और कई बार हम क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं, बट ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ हाइफन लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं 3, 23। इसी तरह से 45, तो 40-5। ओके, तो इस तरह से जब भी आप नंबर नेम्स लिखेंगे और दो नंबर्स की, जैसे 25 जो है वो पूरा ही 25 है, एक नंबर है पूरा कंप्लीट, तो उसे लिखते वक्त हम कैसे लिखते हैं, 25 लिखते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको इस तरह से हाइफन को यूज करके लिखना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं या हमें कोई सेंटेंस दिया जाएगा कि इसे आपको पंक्चुएट करना है, सही तरीके से लिखना है, तो वहां पर हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनके मार्क्स जुड़ते हैं। पता चलता है कि जैसे 25 लिख दे तो आप 20 और 5 ऐसे ही लिख देंगे, या 45 लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा 45, तो 45 दोनों एक साथ है, इसके लिए इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हाइफन को यूज करते हैं। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, कंपाउंड वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कह दिया पार्टी टाइम या फिर फादर इन लॉ, तो कैसे होते हैं, जैसे पार्टी टाइम, तो पार्टी का टाइम है, तो पार्टी टाइम एक साथ ले लिया, कंपाउंड यानी दोनों एक दूसरे से पार्टी टाइम साथ में बोलते हैं, तो पार्टी का टाइम है, इसलिए इन दोनों को हम किस तरह से जोड़ते हैं, हाइफन से। वेल बिहेव्ड, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और उनको हम किससे दिखाते हैं, हाइफन से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब दो अलग अलग वर्ड्स हैं और उन दोनों को आपको एक साथ यूज करना है, कंपाउंड करके जोड़ के, तब हम हाइफन को यूज करते हैं। यहाँ डैश को यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ना ही इसको कभी डैश बोलना, क्योंकि डैश के लिए क्या होगा, दोनों तरफ स्पेस होगा। ठीक है, और हाइफन में नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता है, क्योंकि दोनों जो बातें हैं, जो भी दो चीजों को आप जोड़ रहे हो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डैश एंड हाइफन दोनों को यूज करने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डैश और हाइफन के बाद एक लास्ट कौन सा है, इन्वर्टेड कॉमा। सॉरी ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या है कि जब भी आप कोई अपनी बात बोलते हो या किसी के द्वारा जो बात बोली जाती है उसको एज इट इज रखते हैं, जिसके द्वारा कोई कथन कहा गया है, कोई बात कही गई है, उसको एज इट इज लिखना या उसे एज इट इज कहना, वो क्या होता है, हमारा इन्वर्टेड कॉमास होता है, जिन्हें हम उसके अंदर रखते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमास एक तो डबल वाले होते हैं, एक सिंगल वाले भी होते हैं ना, सिंगल वाले भी होते हैं। और आजकल जो है, आजकल हम जो क्या यूज करते हैं, अब सिर्फ इस तरह से ऐसे दो लाइंस लगा देते हैं। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमास की बात होती है तो दो होते हैं, एक होते हैं डबल, एक होते हैं सिंगल। ये वाले होते हैं डबल और एक सिंगल होते हैं, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। अब इन्वर्टेड कॉमास का रोल क्या होता है, रोल ये होता है कि जब भी आप कोई बात कह रहे हो उस बात को एज इट इज रखना, जो भी उसके द्वारा कहा गया है उसको एज इट इज रख देने को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। और सेकंड यूज जो है वो सिंगल जो है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसको कहाँ यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं जैसे आपको किसी चीज को इंपॉर्टेंट बताना है, किसी बात को विशेष बताना है, कि हाँ भाई यहाँ पर किसी बात को विशेष बता रहे हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि मैं जो बुक पढ़ती हूँ, कौन सी, या भगवत गीता पढ़ती हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ती हूँ, तो श्रीमद् भगवत गीता को अगर आपको हाईलाइट करना है, बताना है कि मैं ये वाली बुक पढ़ती हूँ, तो आपको उसे कहाँ रखना होता है, इन्वर्टेड कॉमा में रखना होता है। तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, क्योंकि वहां पर कोई बात किसी के द्वारा एज इट इज नहीं कही गई है, आप किसी बात को इंपॉर्टेंट है उसे बता रहे हो, इसलिए हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। तो पहला यूज ये हो गया और यही इसका यूज होता है। जैसे क्या दे रखा है, यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे, वन बाय वन सबको समझेंगे। यहाँ दे रखा है ही सेड वेयर डू यू लिव। हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही चीज होती है। डायरेक्ट में हम क्या देखते हैं, कोई बात जो है किसी के द्वारा कही गई है, फिर इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, उसी बात को अपने तरीके से कहते हैं। तो जो डायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। जो भी बात जिसके द्वारा कही गई है, कि ही सेड वेयर डू यू लिव, उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या बात हो गई, उसके द्वारा कोई बात जो है वो एज इट इज कही गई है, इसलिए हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है राम सेज
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर भी क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को यूज किया गया क्योंकि राम के द्वारा कुछ कहा जा रहा है। तो जब भी कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है और हम उसे एज इट इज उसी शब्दों में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आई रीड द इकोनॉमिक टाइम्स डेली। अब यहाँ क्या कह रहा है, मैं जो हूँ इकोनॉमिक्स टाइम डेली पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। यहाँ देखो कि जो इकोनॉमिक्स टाइम है, जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मैं डेली पढ़ता हूँ। तो जिस चीज़ को आपको इंपॉर्टेंट दिखाना है, हाईलाइट करना है कि भाई ये चीज़ हमारे द्वारा की जा रही है, वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमास लगा देते हैं। कौन से वाले, सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमास। डबल वाले कहाँ लगाएंगे, जब किसी के द्वारा कोई बात कही जा रही है, और सिंगल वाले जब आप किसी बात को किसी को हाईलाइट करते हो, बताना चाहते हो तब। एक और पॉइंट क्या है कि अगर मान लो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही या डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसके अंदर आपको कोई बात इंपॉर्टेंट भी बतानी है और डायरेक्ट भी चल रहा है तो किसी के द्वारा कोई बात कही भी गई है। दो कंडीशन है, ठीक है। पहला है कि जब आप किसी के द्वारा कोई बात कह रहे हो डायरेक्ट वाले में तो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, जो भी बात कह रहा है उसका हमको एज इट इज रखना है तो इन्वर्टेड कॉमास में होंगे। लेकिन अगर उसी के अंदर आप किसी स्पेशल चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो तब दो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मैम अगर ऐसा आ जाता है तो हमें फिर से इन्वर्टेड कॉमास डबल वाले लगाने चाहिए या सिंगल वाले लगाने चाहिए, कौन से लगाने चाहिए। तो जब भी आप अगर एक सेंटेंस में पहले से ही डबल वाले इन्वर्टेड कॉमास यूज कर चुके हो तो नेक्स्ट अगर आपको यूज करना होगा तो आप किसे यूज करेंगे, सिंगल वालों को, ठीक है। तो एक बार ही इन्वर्टेड कॉमास में डबल स्टार्ट हो जाता है, देन आप उसके अंदर अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है या हाईलाइट करते हुए बतानी है तब हम उसमें सिंगल लेते हैं। तो एक सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमास एक बार ही आता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आप 2 से 3 बार रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहां दे रखा है, शी सेड टू मी हैव यू रेड गोदान ऑफ प्रेमचंद। अब बात देखना कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब उसके द्वारा कोई बात कही गई है क्या, हैव यू रेड गोदान ऑफ प्रेमचंद। तो ये तो पहली चीज हो गई कि भाई इन्वर्टेड कॉमास में रखना है क्योंकि उसके द्वारा कोई बात कही गई है। दूसरी चीज क्या है कि गोदान के बारे में कहा है कि गोदान जो है वो प्रेमचंद की है, वो आपने कभी पढ़ी है। तो गोदान एक इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग से हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ना कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर एक सेंटेंस में ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा आ गया है डबल वाला तो नेक्स्ट अगर हम उसमें यूज करेंगे तो कौन से यूज करेंगे, सिंगल वाले। क्लियर। तो इन्वर्टेड कॉमास के क्या यूज है, जब भी आप किसी चीज को हाईलाइट करते हुए बताना चाहते हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और अगर मान लो कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे आपने किसी का कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई मूवी देखी है, आप उस मूवी को हाईलाइट करते हुए बताना चाहते हो तो मूवी लिख दो। आप सोचते हो कि मैम हमेशा मूवी का एग्जांपल क्यों देती है, क्योंकि मैं मूवीज बहुत देखती हूँ। तो अगर मूवी की बात कर रहे हैं कि मूवी देखने वाले हो और आपने मूवी का नाम लिख दिया और उसको आपको हाईलाइट करते हुए बताना है और सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास वाला कोई पहले यूज नहीं हुआ है तो आप उसको डबल से भी बता सकते हो, सिंगल से भी बता सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। आप डबल से बताओ, सिंगल से बताओ। आप पहली बात तो इसको इस तरह से यूज किया करो क्योंकि इनको यूज करने का तरीका होता है कि एक नीचे होता है दूसरा ऊपर होता है इन्वर्टेड कॉमास में। तो आप क्या करिए, सिंपल आजकल जो है वो इस तरह से यूज कर लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर में भी अगर आप टाइप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह से मिलते हैं। तो साइन कैसे यूज करना है, आप सिर्फ यूँ 2 लाइन अगर लगाने तो इस तरह से लगा दिया करो, अगर सिंगल करना है तो इस तरह से आप यूज किया करो। क्लियर। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमास की बात होगी तो हमें ऐसे यूज करना है। अगर सेंटेंस में पहले से ही कुछ नहीं दे रखा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं हुआ है, तो आप किसी चीज को अगर हाईलाइट करते हुए बताना चाहते हो, इंपॉर्टेंट बताना चाहते हो तो डबल और सिंगल दोनों यूज कर सकते हो। क्लियर। तो डबल और सिंगल दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इन्वर्टेड कॉमास के बाद की क्या बात है। लास्ट जो है हमारा वो है ब्रैकेट्स। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है लेकिन इसका सबसे मेन और एक ही यूज है, वो क्या यूज है कि जब भी आप किसी बात को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि कोई बात कही है या कोई भी आपके द्वारा कुछ कहा गया है, उसमें आप कुछ ऐड करते हुए कुछ और बात बताना चाहते हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या कौन कौन से होते हैं ब्रैकेट्स, एक होते हैं पैरेंथेसिस जिसको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, दूसरे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, नेक्स्ट होते हैं ब्रेसेस यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। अब इनको कैसे यूज करते हैं, पहली चीज ये वाले तो हमारे किस में यूज होते हैं, मैथ्स में यूज होते हैं। जब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में जब हम सम्स करते हैं, बॉड मास वाले जो रूल्स चलते हैं वहां हम इनको यूज करते हैं।
राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं दोनों में। एक तो हम जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपको कोई टेक्निकल टर्म्स में कुछ बताना होता है या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो एक्सेस में होती है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में देना हो, तब हम स्क्वायर को लेते हैं। स्क्वायर और राउंड आप दोनों को ही ले सकते हो, इनके लिए कोई ऐसा रूल्स नहीं है। तो बाकी सब चीज़ें क्या हैं, ये वाले तो मैथ्स में यूज़ होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, बाकी के राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो हम किसी भी टॉपिक पे या किसी भी बात पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं कई बार क्या करती हूँ, जो भी वर्ड होता है उसको मुझे हिंदी में बताना होता है। लाइक जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन है, अब इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, सूचना कहते हैं। तो मैंने लिख दिया सूचना, ठीक है। अब सूचना लिख दिया या इन्फॉर्मेशन लिख दिया, तो इन्फॉर्मेशन की मैं क्या दे रही हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि भाई इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब अलग से मीनिंग और क्या है, यानी उसके अतिरिक्त क्या बोलते हैं उसको मैंने किस में लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स में। तो जब भी आप किसी भी बात की या किसी भी शब्द की या किसी के भी बारे में आप अतिरिक्त सूचना देते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज क्या है, अगर आप ब्रैकेट्स को हटा भी दो सेंटेंस से तो आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे कि लिखा है आई सॉ अनिल, ब्रैकेट में लिखा है माय क्लासमेट व्हेन आई वाज इन वाराणसी। अब यहाँ पे कहा है कि मैं जो हूँ अनिल से मिली, कहाँ पर, जब मैं वाराणसी में थी। तो अनिल, अब अनिल से सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, तो इसलिए मैंने उसमें ऐड कर दिया भाई कि अनिल कौन सा, मेरा क्लासमेट, उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब अनिल तो बहुत सारे होंगे शायद, अब सामने वाले जिसको मैं बता रही हूँ उसे कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि भाई अनिल कौन सा वाला, मेरा क्लासमेट है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो अनिल माय क्लासमेट तो एडिशनल है। अगर मैं इस माय क्लासमेट को हटा दूं तो भी मेरे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई सॉ अनिल व्हेन आई वाज इन वाराणसी, तो भी ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके लिए हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। और अगर इन ब्रैकेट्स को हटा दो, यानी कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसे अगर हटा दो तो आपके सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। नेक्स्ट देखिए, आई स्पोक टू माई नेबर अबाउट इट, मैंने ये इस पे बात की मेरे नेबर से। अब नेबर तो बहुत सारे हैं, अब मैं जिसको बात बता रही हूँ, जिससे कह रही हूँ ये सारी बातें, उसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि नेबर कौन सा, तो उस नेबर के बारे में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कौन सा नेबर, मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय के बारे में कह रही हूँ कि मिस्टर रॉय को मैंने इसके बारे में बताया था। तो इस तरह से आप यूज करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रैकेट्स को, और अगर इन्हें हटा दोगे तो कोई सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। तो बस एक ही यूज होता है ब्रैकेट का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इससे अलावा कुछ नहीं होता है कि भाई क्या और यूज है, बस यही है। तो पंक्चुएशन मार्क यहाँ कंप्लीट होते हैं कि किस किस तरह से हमें यूज करना है। अब समझते हैं कैपिटल लेटर कि कैपिटल लेटर का क्या यूज है। कैपिटल लेटर कि जब छोटे थे तब से हम कैपिटल लेटर को समझते थे, ABCDEFGH, है ना, तो उन सभी को कैपिटल में लिखते हैं। तो कब किसको कैपिटल में लिखना चाहिए उसको समझना है, क्योंकि पंक्चुएशन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट दे रखा है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है हमारा, कैपिटल। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी लाइन हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर फुल स्टॉप या आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क या कोई भी पंक्चुएशन मार्क के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन से होंगे, वो आपके फर्स्ट लेटर जो होंगे वो कैपिटल होंगे, कोई भी नहीं, यानी कि जिनके बारे में सेंटेंस जो होता है एंड होता है। अब सेंटेंस एंड सिर्फ तीन पंक्चुएशन मार्क से होता है, एक होता है आपका फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन जो तीन पंक्चुएशन मार्क है इनके बाद आपका सेंटेंस एंड होता है। और जब भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वहां हम क्या लगाते हैं, वहां लगाते हैं हम फर्स्ट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे, द मैन अराइव्ड, जो आदमी है वो पहुंच गया। रिचा प्लेस फुटबॉल, रिचा फुटबॉल खेलती। तो एक सेंटेंस है सिंपल, उनके लिए हमने क्या लगा दिया, लास्ट में जैसे सेंटेंस कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप और उससे पहले क्या लगाते हैं हम, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या यूज है भाई कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोम, जब भी हम पोम की बात करते हैं यानी जब भी हम पोम बोलते हैं तो उसके लिए हमेशा पहली लाइन जो है हमेशा कैसी होगी, कैपिटल होगी, क्योंकि पोम के लास्ट में फुल स्टॉप हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी पोम जो है वो नेक्स्ट जो है लाइन स्टार्ट हो रही है किससे, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो वो ऑलवेज किससे होंगी, कैपिटल से होंगी। क्लियर। जैसे आपकी बुक में ये पोम है कौन सी वाली, द डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है आपकी, वहां देखिए क्या लिखा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री।
पढ़ी होगी आपने, और अगर आपने नहीं देखी हो तो अपनी बुक को अभी आप ओपन करके देख लीजिएगा, वहाँ की हर एक लाइन जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, कैपिटल से स्टार्ट हो रही है। तो दूसरा यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या यूज है। थर्ड यूज है कि नेम ऑफ ऐसे, पोम एंड स्टोरी। जब भी आप किसी ऐसे की बात करते हो यानी निबंध की बात करें, या आपकी पोम यानी कविता की बात करें, स्टोरीज कहानियों की बात करें, तब हम हमेशा उनका जो टाइटल होता है जो हम लिखते हैं वो ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। क्लियर। कौन कौन से, डस्ट ऑफ स्नो, अ विजिट टू अ जू, ये क्या है, ये एक ऐसे है, ये एक पोम है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे सारी चीजें तो कैपिटल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होंगी। जब भी हम किसी पोम की बात करेंगे या ऐसे की बात करेंगे, स्टोरीज की बात करेंगे, या किसी भी टाइटल के बारे में बात करोगे, तो वहां पर जो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं या डिटर्मिनर्स यूज होते हैं उनको हम हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब भी हम इनके साथ प्रेपोजिशंस यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस का आइडिया तो होगा ही थोड़ा सा कि प्रेपोजिशंस या फिर आर्टिकल्स यूज करते हैं, आर्टिकल्स यूज करेंगे या प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके साथ कभी भी हम स्मॉल मतलब कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं, उनको हम ऑलवेज स्मॉल रखते हैं। तो जैसे डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इसको हमें स्मॉल रखना है। अ विजिट टू अ जू, तो ये टू और ए ये क्या है, आर्टिकल और प्रेपोजिशंस है, इनको हम क्या रखते हैं, हमेशा स्मॉल में ही रखते हैं, कैपिटल में नहीं रखते हैं। अब जैसे स्टोरी की बात करें, थ्रस्टी क्रो लिख दिया अगर आपने, तो थ्रस्टी क्रो दोनों का टी एंड सी दोनों क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो जब भी आप किसी का भी स्टोरी, पोम या फिर आप क्या स्टार्ट करते हैं, अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हैं तो वहां हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेम्स ऑफ बुक्स, टेक्स्ट बुक एंड रिलीजन बुक्स। अगर आपकी धर्म की किताबें हैं, जैसे रामायण कह दिया या कुरान कह दिया, तो यहाँ पर जितने भी आप बुक के बाद, ये धर्म की बुक या आपकी टेक्स्ट बुक की अगर बात करें, या फिर किसी भी बुक की बात कर रहे हो, तो आप हमेशा उसका क्या करेंगे, उसका भी आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। ध्यान वही रखना है, अगर प्रेपोजिशन उनके साथ यूज हो रही है तो उन्हें हम स्मॉल में लिखते हैं। जैसे द रामायणा, अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनके बारे में अगर बात करें, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर जितनी भी आप यूज करेंगे तो उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, कैपिटल में यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स। ठीक है, डेज और वीक्स और मंथ्स, इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इनके लिए भी हम हमेशा कैपिटल यूज करेंगे। तो जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा, वहां अगर आपको सेंटेंस में स्मॉल दिखता है तो हमें उसे कैसा करना होगा, कैपिटल में बनाना होगा। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द मॉडर्न रिव्यू, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, जितने भी मंथ्स होंगे, वीक्स होंगे, आपके न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, उन सभी के नाम हमें कैसे लिखने होते हैं, कैपिटल में लिखने होते हैं। वही ध्यान रखना है, अगर प्रेपोजिशंस या आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, या डिटर्मिनर्स होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ कोटेशंस। अगर आप कोई कोटेशंस बोल रहे हैं तो उस कोटेशन का जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे आपने देखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते, तो डायरेक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वहां पर हम कैपिटल में यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसे स्मॉल बना देते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। दैट आवर टीचर सेड एक्सपीरियंस इज अवर बेस्ट टीचर, कि टीचर कहते हैं, हमारे अध्यापक कहते हैं कि आप जितना एक्सपीरियंस लेंगे, जितना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, वही आपका एक टीचर की तरह होता है, वही आपका एक अध्यापक होता है, क्योंकि जितना अनुभव करोगे उसी से ही आप क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये चीज़ हो गई। 7 पॉइंट क्या कहते हैं कि 7 कहा गया है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही है, जहां आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दिखा रहे हो, जहां मेन पॉइंट की बात हो रही है, वहां पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहां भी हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे द जनता पार्टी, किसी स्कूल का नाम हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, किसी कॉलेज का नेम हो गया, वहां पर भी हम क्या करते हैं, कैपिटल से यूज करते हैं। तो जिसका भी नाम है उसे लिखना है। पब्लिक स्कूल दे रखा है, स्कूल का एस भी कैपिटल करना है। ठीक है, स्कूल, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको कैपिटल लिखना है। सिर्फ प्रेपोजिशन को ध्यान रखना है, अगर प्रेपोजिशन होगा तो उन्हें हमें स्मॉल में रखना है। अब स्कूल में तो कोई प्रेपोजिशन होगी नहीं, वो कैपिटल में ही बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ। जब भी प्रोनाउन की बात हो, प्रोनाउन यानी आई वाला
जो हम प्रोनाउन में समझते हैं आई, तो आई को हम हमेशा क्या करते हैं, सेंटेंस के बीच में कहीं भी आ जाए हम ऑलवेज क्या रखते हैं, कैपिटल रखते हैं। और इसी तरह से इंटरजेक्शन ओ, उसको भी हम, अगर ओ जो है वो सिंगल अगर कहीं आता है एज इंटरजेक्शन, तब हम कहते हैं ना ओ, ये क्या हो गया, तो ओ जब हम इस तरह से यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसे भी कैपिटल रखते हैं। कैसे कि रोहित एंड आई वेंट देयर, रोहित एंड आई दे रखा है तो ये कैपिटल में हो गया। ओ व्हाट अ डार्क नाइट, ओ बोल दो या ओ बोल दो, तो जहां भी आप सिंगल लेंगे या फिर उसे किसी ओ के साथ इस तरह से यूज करेंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑलवेज कैपिटल रखेंगे। ठीक है, ओ व्हाट अ डार्क नाइट, तो ओ यहाँ पे क्या है, एक इंटरजेक्शन है। क्लियर, तो 7 8 हो गया। नेक्स्ट दो और हैं, उनको समझते हैं कि कैपिटल लेटर को और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर समझे, नेक्स्ट नेम ऑफ डेजिग्नेशंस, डिग्रीज एंड टाइटल्स। डेजिग्नेशन मतलब कि पद, आप किसी के पद की बात कर रहे हो तब भी हम किसको यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। डिग्रीज, जो भी आप डिग्री लेते हो, BA, BCom, LLB, ठीक है, जितनी भी आप डिग्रीज लेते हो, यानी आप जितनी भी पढ़ाई करते हो, उन डिग्रीज को हम क्या करते हैं, हम कैपिटल में लिखते हैं। उसके बाद आता है टाइटल्स। टाइटल्स यानी कि आप किसी को उपाधि देते हो, जैसे गांधी जी के लिए हम कहते हैं द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, तो जो ऑफ है उसे हम स्मॉल रखेंगे, बाकी का द फादर ऑफ नेशन में बाकी सभी क्या होंगी, कैपिटल वर्ड्स होंगे, सिर्फ छोड़ के किनको, प्रेपोजिशंस या फिर आपके डिटर्मिनर्स होते हैं उन्हें। तो जैसे एग्जाम्पल देखें, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या जितने भी आप मिनिस्टर या किन्हीं के बारे में किसी के पद के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल, जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का पी भी हम क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे, क्योंकि वो किसी का पद पद बताता है ना। नेक्स्ट देखिए, BA, PhD या LLB, MBA, BBA, जो भी आप यूज करेंगे उन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो फुल स्टॉप है, जो पीरियड्स हैं, उनको यूज करो तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट होते हैं। क्लियर। अब जो है नॉर्मल में हम क्या करते हैं, मॉडर्न जो इंग्लिश है वहाँ पर फुल स्टॉप को यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, रिवर्स एंड माउंटेन। जितने भी आपके त्योहार हैं, नदियों के नाम है, या कोई भी चीज़ फेमस है, आप जब ये ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज़ को आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो, कुछ अलग से बता रहे हो, ये उनके लिए भी आप क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आप कैपिटल में यूज़ करोगे। रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, उनके लिए हम कैपिटल यूज़ करते हैं। द गंगा, द यमुना, ऐसे ही जितनी और नदियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। द हिमालयाज, आप किसी माउंटेन की बात कर रहे हो, और भी जितने भी, द अरावलीज, तो जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो किसी को बताने के लिए, जैसे माउंटेन या कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, हाईलाइट लगती है कि वो थोड़ा सा अलग है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, जब भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आप किसी को स्पेशली कुछ बता रहे हैं, तब आप वहाँ पे कैपिटल यूज़ करेंगे। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, आप किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बोल रहे हो जो उसको डेडिकेट करती है, व्यक्तिवाचक होता है, वो प्रॉपर उसके लिए कहा जा रहा है, तो वहां पर हम कैपिटल वर्ड्स को यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप सेंटेंस देखिएगा किस किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप गलतियाँ कम करेंगे। तो और ये रिटन है, इसलिए लिख के प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं करना कि बुक खोल दिया और उससे वहाँ से स्टार्ट कर दिया कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये लगता है, यहाँ पे ये लगता है। आप सेंटेंस देखो और खुद से नोटबुक में बनाओ, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कैसी गलती कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। देखिए कैसे, अगर एक्सरसाइज देखें, दे रखा है मदर सेड टू सन डू नॉट प्ले विथ फायर। सेकेंड है आई अर्न वेल बट आई कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू हाउस। द जज ऑर्डर द नेक्स्ट हियरिंग टू बी ऑन Thursday 16th December 2019. I was a student of BN College पटना। ये सेंटेंस दे रखे हैं, वीडियो को पॉज कर देंगे, उसके बाद आप सेंटेंस देख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे किस तरह से बनाना है। आई होप आपने बना लिए होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में किस तरह से बनेगा, यहाँ दे रखा है मदर सेड टू। मदर सेड टू यानी कि ये कौन सा है, डायरेक्ट वाले में कह रहे हैं कि मदर कहती है अपने बेटे से। तो यहाँ अगर हम देखें तो मदर का एम कैपिटल लिखना होगा क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मदर सेड टू सन कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या लगाना है, डू नॉट लिखा है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं हम,
और बन जाएगा डोंट। अब डोंट के लिए क्या करना है, हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या रखना है, अभी भी हमने देखा था कोटेशन में क्या करते हैं, हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो डोंट हो जाएगा, डोंट प्ले विथ फायर। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, एंड इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हुआ उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना, गलती नहीं कर देना कि पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर फुल स्टॉप लगाएं, नहीं, आपको पहले बात कंप्लीट करनी, क्योंकि उसके द्वारा कोई बात कही गई है, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा से उसको बंद करेंगे कि हाँ भाई सामने वाले की अब जो बात है वो पूरी हो गई है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और आपके एग्जाम में जो है इससे ही रिलेटेड आते हैं, बहुत चांसेस होते हैं इसके आने के, क्योंकि यहाँ पर ही गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ कहाँ होगी, मेन पॉइंट में बता देती हूँ। एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे गलती, जब आप कैपिटल में लिखना होता है और आप स्मॉल बना देंगे, पहली गलती होगी। दूसरी मेजर गलती यहाँ हो जाएगी कि इन्वर्टेड कॉमा को पहले लगा देंगे, फुल स्टॉप को बाद में लगाएंगे, नहीं, पहले आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्यों, क्योंकि किसी के द्वारा कोई बात कही गई है तो वो पूरी कही गई होगी ना, पूरी खत्म होने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे कि भाई ये जो बात है वो उसके द्वारा कही गई है। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आई अर्न वेल बट आई कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू हाउस। तो पहली चीज क्या है, आई तो कैपिटल में दे रखा है, इसको एज इट इज लिख देंगे, आई अर्न वेल। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बट। हमने बात ध्यान दी थी कि जब भी आपका कोई कंजक्शन आ जाता है तो उस कंजक्शन के पहले वाला सेंटेंस जो है वो एक अलग से दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और मान लो यहाँ पे कंजक्शन नहीं होता तो क्या लगाते हैं हम लगाते हैं सेमीकोलन। क्लियर, तो किस तरह से यूज करेंगे, आई अर्न वेल, यहाँ स्टार्ट करते हैं, आई अर्न वेल कॉमा बट आई, अब इस कैन नॉट को मैं कांट भी लिख सकती हूँ, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, कांट अफोर्ड अ न्यू हाउस। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, द जज ऑर्डर्ड द नेक्स्ट हियरिंग टू बी ऑन थर्सडे 16 दिसंबर 2019। जज ने ऑर्डर दिया है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो होगी थर्सडे को। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो रहा है कि भी थर्सडे को होगी, तो थर्सडे के लिए यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब थर्सडे का टी जो है उसे हमें क्या करना होगा, कैपिटल बनाना होगा, तो थर्सडे का टी कैपिटल कर देंगे। 16 दिसंबर दे रखा है, डी डिसम्बर, मैंने कहा था मंथ को भी हम कैसे रखते हैं, कैपिटल में रखते हैं, और डेज को भी कैपिटल में रखना है। तो मंथ और डेज दोनों को क्या बनाना होगा हमें, कैपिटल। तो यहाँ तो हो जाएगा क्या, थर्सडे, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ जहाँ चेंजेस है वही लिख रही हूँ। ठीक है, थर्सडे, उसके बाद कॉमा लगेगा, 16 दिसंबर, तो दिसंबर का क्या बन जाएगा, डी भी कैपिटल हो जाएगा, DECEMBAR, दिसंबर। दिसंबर के बाद ही 2019 को अलग दिखाना है, क्योंकि 16 दिसंबर 2019 रुका है हल्का सा हमने, तो यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद हम यूज करेंगे 2019, उसके बाद लिखना है 2019। नेक्स्ट लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो आपको सेंटेंस को देखना है कि कहाँ किस तरह से हमें यूज करना है और हमारी बात को कहना है, क्योंकि देखो अगर आप द जज ऑर्डर द नेक्स्ट हियरिंग टू बी ऑन थर्सडे, थर्सडे को देंगे कितनी बजे, 16 थर्सडे को देंगे 16 दिसंबर होगा उस दिन, 16 दिसंबर 2019, तो 16 दिसंबर वो एक अलग चीज़ है, फिर 2019 एक ईयर की बात हो रही है, तो हल्का सा पॉज दिया जा रहा है, तो हमें कॉमा लगाना है। नेक्स्ट, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ BN कॉलेज पटना, यहाँ पे क्या दिया है, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ BN कॉलेज, तो इसे कैसे लिखेंगे भाई, BN कॉलेज किसी कॉलेज की बात हो रही है, तो लिखेंगे आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ BN, अब आप चाहें तो इनमें फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, BN कॉलेज का C भी हमें कैपिटल लिखना है, कॉलेज पटना, पटना किसी शहर का नाम है तो उसे भी हमें कैपिटल लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो जितने भी प्रॉपर नाउन है, यानी किसी जगह का नाम आप बोल रहे हो, किसी मस्जिद का नाम बोल रहे हो, किसी बिल्डिंग के बारे में कह रहे हो, वो सारी चीज़ें भी आपको कहाँ कैसे लिखनी होती है, कैपिटल में लिखनी होती है। तो इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस ले लिए हैं मैंने, सेंटेंसेस दिए हैं आपको कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने का काम आपका है, रूल्स हमने समझ लिए हैं, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी देख लिया है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखना इस टाइप की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत चांसेस होते हैं आने के, जहां आपको 2 से 3 जो हैं वो
पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना होता है। क्लियर? तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं कंप्लीट होता है, पंक्चुएशन मार्क, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक लेंगे, और एक बार ग्रामर टॉपिक कंप्लीट हो जाए देन हम बुक स्टार्ट करेंगे, ताकि एक हो जाए माइंडसेट कि हाँ भाई ग्रामर पोर्शन कंप्लीट है, अब बुक स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुक स्टार्ट होगी, लेकिन पहले ग्रामर पोर्शन करेंगे देन हम बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे, अदरवाइज गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो टॉपिक है इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। बाकी चीज़ों को आप फिर भी समझ लेंगे, लेकिन पंक्चुएशन मार्क को जितना आप राइटिंग में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और चांसेस होंगे कम, गलती होने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।